डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम देखेंगे कि आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की 2023 और 24 में उसकी क्या कॉस्ट है और क्या सक्सेस रेट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस में डेली एडवांसमेंट हो रहा है। जैसे टीवी की बात ही करें तो सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट थे, इसके बाद कलर टेलीविज़न आए, इसके बाद फ्लैट और एलईडी और प्लाज्मा। इसी तरह से फ्रिज में भी एडवांसमेंट हो रहा है। तो क्या आईवीएफ की टेक्निक में भी एडवांसमेंट हो रहा है और उसके रेट पे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब 1978 में फर्स्ट आईवीएफ बेबी पैदा हुआ और इसके बाद 1980 में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया था, तो लोगों को एक आशा लगी कि अगर हमारी ट्यूब ब्लॉक है, इसके बाद भी हमें आईवीएफ के द्वारा बेबी हो सकता है। जब आईवीएफ इनिशियली दिनों में हम लोग करते थे तो उस समय जो हमारे पास गोनेडोट्रोफिन्स के इंजेक्शन्स थे वो इतने हायर किस्म के नहीं थे। तो हम लोग जब लगाते थे तो उनमें पेन भी होता था और कुछ ही कंपनियां ही ये फॉलिकुलर के इंजेक्शन्स बनाती थी। गोनेडोट्रोफिन्स कुछ ही कंपनियां बनाती थी और उनको जब हम लगाते थे तो हमारे पास केवल एक एगोनिस्ट प्रोटोकॉल ही था, हमारे पास एंटागोनिस्ट नहीं थे। तो काफ़ी सारे फॉलिकल्स बन जाते थे, जिससे कि क्या होता था कि पेशेंट को OHSS होने के चांस रहते थे। और उससे जब हम उसके oocyte रिट्रीव करते थे, इसके बाद हम उसका एम्ब्रियो बनाते थे, तो हमें सारे एम्ब्रियो डे 2 या डे 3 पे ही ट्रांसफ़र करने पड़ते थे। हमारे पास कोई फ्रीजिंग की टेक्निक भी नहीं थी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे ओवुलेशन इंजेक्शंस थे उनकी कॉस्ट उस समय ज़्यादा थी और कुछ ही कंपनियां बना रही थी, और जो लैब में भी हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आईवीएफ का प्रोसेस है उसमें जो भी खर्चा होता है वो या तो इंजेक्शंस का होता है मेनली, और या फिर आपकी लैब का होता है। तो जैसे मैंने इंजेक्शंस में आपको बताया कि इंजेक्शंस आजकल बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, बहुत अच्छे आ गए हैं। हमारे पास प्रोटोकॉल भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। जैसे कि जब हम उसको फॉलिकुलर के इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को, तो हम उसे घर ले जाने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल सबक्यूटेनियस गोनेडोट्रोफिन्स आ रहे हैं। उसमें पेशेंट को पेन भी नहीं होता और पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबली घर पे भी लगा सकता है। तो उसकी जैसे पहले जो इंजेक्शंस लगाते थे, हमें डेली उन्हें हॉस्पिटल में बुलाना पड़ता था, डेली उनको हम हॉस्पिटल में इंजेक्शंस लगाते थे, तो पेशेंट का डेली विजिट होता था। पर अभी जो इंजेक्शंस हम उनको दे देते हैं, हम उन्हें घर के लिए ले जाने के लिए देते हैं। केवल 3 या 4 बार ही उन्हें हॉस्पिटल में आना पड़ता है, जब हम उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर हम उनके अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके हिसाब से प्रोटोकॉल बनाते हैं। सेकेंड ये कि OHSS भी आजकल इतना नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस आ गए हैं। उससे हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्टिमुलेशन को, और ऐसा नहीं है कि वो OHSS में जाए। अब हम लैब की बात करते हैं कि लैब में क्या एडवांसमेंट हुआ है। पहले हमारे पास जो इक्सी मशीन थी वो भी इतनी फाइन नहीं थी, हमारे पास IMSI नहीं थी। हम केवल लैब में जब एग निकालते थे, स्पर्म मिलाते थे, तो उसके बाद जो हमारे पास एम्ब्रियो बनते थे वो हम डे 2 या डे 3 पे ही ट्रांसफ़र कर देते थे। हमारे पास फ्रीजिंग की टेक्निक नहीं थी, तो हमें फ्रेश ही ट्रांसफ़र करना पड़ता था, जिससे कि हमारे रिजल्ट कम होते थे, सक्सेस रेट कम थी। पूरे विश्व में ही 30 से 35% या 40 तक सक्सेस रेट होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आपकी लैब की क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, आपके पास अच्छी इक्सी मशीन है, अच्छी फ्रीजिंग टेक्निक आ गई है, तो जैसे कि हम एग निकालते हैं, एग हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं, उसमें वो इक्सी IMSI एक करके एम्ब्रियो बनाता है, तो इसके बाद उन एम्ब्रियो को हम फ्रीज कर लेते हैं। आपके फर्स्ट साइकिल में अगर नहीं होता है तो सेकंड या थर्ड साइकिल में अगर आपके पास फ्रोजन एम्ब्रियो है तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी आईवीएफ की कॉस्ट कई बार कम हो जाती है। और जो ये फ्रोजन एम्ब्रियो है उनकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पेशेंट के रिकरेंट फेलियर होते हैं, मिसकैरेज हो रहे होते हैं, तो वो या कोई उसमें कॉन्जेनाइटल एनोमली आ रही होती है, तो वो अपने एम्ब्रियो को जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहता है। हर पेशेंट चाहता है कि उसको एक हेल्दी बेबी मिले, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक नॉन इन्वेसिव इन्वेसिव दोनों हम एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। तो आप देखो कि लैब में हमारे पास अच्छी एडवांसमेंट टेक्निक आ गई हैं,
हम उनके जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। अगर आपका IVF फेल हो रहा है तो लेजर हैचिंग करा सकते हैं। ग्लू की टेक्निक आ चुकी है। तो ये सब जो एडवांसमेंट टेक्निक आई है, पर इनसे आपके IVF की सक्सेस रेट तो बढ़ती है, पर आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि पता चलता है कि आपका IVF बार बार फेल हो रहा है, तो हम 3D 4D, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उनमें भी बहुत अच्छी टेक्निक आ गई है, एडवांसमेंट आ गया है। 3D 4D से आपकी यूट्रस की कैविटी वॉल्यूम का पता चल जाता है, आपकी लाइनिंग कैसी है उसका पता चलता है, साथ में आपका ब्लड फ्लो कैसा है यूट्रस में उसका पता चल जाता है। तो इससे आपकी जो हम एम्ब्रियो डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, एम्ब्रियो की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। तो PRP है, हिस्ट्रोस्कोपी है, ये सब एडवांसमेंट हुए हैं जो कि आपकी IVF की सक्सेस रेट को बढ़ा रहे हैं। पर एक बात निश्चित है, अगर हम इन सब टेक्निक को यूज में ले रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अगर आप हिस्ट्रोस्कोपी कराते हैं, PRP कराते हैं, ग्लू करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, तो सक्सेस रेट बढ़ रही है, पर आपकी कहीं ना कहीं इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। तो देखो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट हैं। पॉजिटिव ही मुझे ज़्यादा लगते हैं कि आपकी सक्सेस रेट, मेनली हमारा जो एक मोटो होता है, एक हम ये सोचते हैं कि पेशेंट कंसीव करना चाहिए और पेशेंट को एक हेल्दी बेबी मिलना चाहिए, वो सब IVF की सक्सेस रेट बहुत अच्छी हो गई है आजकल 2023-24 में। तो मैं देख रही हूँ कि हम 80 to 90% तक पहुँच रहे हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उनके सबके 3D 4D अगर हम करवाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा यूट्रस का पता चल जाता है कि क्या कैविटी वॉल्यूम है, क्या लाइनिंग है, क्या ब्लड फ्लो है। तो IVF में बहुत ही अच्छे एडवांसमेंट हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट हो रही है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या आपके कोई भी ऐसी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।